हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं कि फिटनेस टेस्ट पार तभी चलेगी कार। अब ये जो मामला है उसमें ये बताया गया है कि जो 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल होंगे और जो 20 साल पुरानी जो निजी वाहन होंगे उनको फिटनेस टेस्ट कराना होगा। अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तब तो उनको रिन्यू किया जाएगा, उनका सर्टिफिकेट को रिन्यू किया जाएगा। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो जाते हैं तो उन्हें जो गाड़ी होगी उसको स्क्रैप सेंटर भेजना होगा या फिर वो उसे स्क्रैप करा सकते हैं। तो पुरानी गाड़ियों की फिटनेस सुनिश्चित करने और स्क्रैपिंग की विविध व्यवस्था के लिए सरकार ने अहम कदम बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल से पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसमें पास होने के बाद ही उनका सर्टिफिकेट रिन्यू किया जाएगा। अनफिट वाहनों को कबाड़ यानी स्क्रैप किया जाएगा। गाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए विशेष सेंटर तैयार किए जाएंगे। अब पॉलिसी की जो अहम बातें हैं उसे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है, देखिए पॉइंट के तौर पर दिए गए हैं। तो पहला है कि तय सीमा से पुराने निजी एवं कमर्शियल वाहनों को फिटनेस जांच से गुजरना होगा और फिट नहीं पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए फीस के रूप में ज़्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के 15 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत की 4 से 6% राशि मिलेगी। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन मंत्रालय देश भर में राज्य व निजी सरकारी सहभागिता के आधार पर रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर स्थापित करने में मदद करेगा। एकीकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर विचार करेंगे। रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर से स्क्रैप कराने पर इंसेंटिव और सर्टिफिकेट मिलेगा। कार कंपनी भी 5% तक की छूट दे सकती है। रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है माफ। नए वाहन पर रोड टैक्स में इंसेंटिव के लिए भी राज्य सरकारों को कहा जा रहा है। निजी गाड़ियों के लिए 25% और कमर्शियल के लिए 15% का इंसेंटिव का अनुमान लगाया गया है। तो अब ये इसमें दो बातें हैं कि क्या ये फैसला सही है या गलत, क्योंकि बहुत सी ऐसी गाड़ियां होती हैं अगर वो फिटनेस जांच पूरा नहीं कर पाती हैं लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों के रोजगार का साधन होती हैं। ये मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। तो या ऐसे में उनसे रोजगार छीनने वाला आप कह सकते हैं कि ये बिल है। नेक्स्ट है कि स्वीकार्य नहीं है जनता जमानत को राखी बंधवाने जैसी शर्त। देखिए मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें एक महिला के साथ रेप किया गया था। तो उसमें जो अभियुक्त था उससे उसको ये शर्त रखी गई कि आप सिर्फ उस पीड़िता से राखी बंधवा लीजिए तब आपको जमानत मिलेगी। आज के समाज में ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि एक पीड़िता जो है वो अभियुक्त को राखी बांधे और उससे उसको जमानत मिल जाए। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर अभियुक्त को जमानत देने का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही शीर्ष अदालत ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और दुष्कर्म के मामलों में जमानत देते वक्त अतार्किक शर्तों और घिसी पिटी पुरुषवादी सोच दर्शाने वाली टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जजों को केस की सुनवाई के दौरान ना तो कोई ऐसी बात बोलनी चाहिए और ना ही आदेश में लिखनी चाहिए जिससे पीड़िता का अदालत की निष्पक्षता पर भरोसा कम हो। नेक्स्ट है कि बीमा में 74% एफडीआई वाला संशोधन विधेयक पारित। देखिए अभी तक जो इसमें प्रावधान था एफडीआई का बीमा क्षेत्र में वो 49% था। अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है इस बजट में। और जो ये विधेयक है अब संसद में पारित भी हो चुका है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का बीमा संशोधन विधेयक 2021 को गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशी निवेश से घरेलू बीमा कंपनियों की स्थिति में सुधार होगा और बीमा करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।
विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन में शोर शराबा और हंगामा भी किया, जिससे सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इमरान खान के बाद, यानी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान के बाद, जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं बाजवा, जावेद बाजवा ने भी दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ाया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। पहले वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने और अब पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर बाजवा, जावेद बाजवा ने भारत के साथ दोस्ती की बातचीत की है। दोनों देशों के बीच लंबित हर मुद्दे का समाधान बातचीत से करने की पेशकश की गई है। जनरल बाजवा ने यह पेशकश इस्लामाबाद में इस्लामाबाद डायलॉग नाम के आयोजन में की, जहां देश विदेश के कई कूटनीतिक विशेषज्ञ व राजदूत उपस्थित थे। जनरल बाजवा की तरफ से पिछले 2 महीने में भारत से बातचीत की यह तीसरी पेशकश है, लेकिन इस बार उनका अंदाजा ज़्यादा स्पष्ट था। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने ही नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की सहमति बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बिजनेस पेज से है कि तीन कंपनियों ने किया स्पेक्ट्रम मद में भुगतान। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पिछले दिनों हुई नीलामी में हासिल स्पेक्ट्रम के एवज में दूरसंचार विभाग को प्रारंभिक भुगतान कर दिया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दूरसंचार विभाग ने 8 मार्च को तीनों ऑपरेटर्स से शुल्क की मांग की थी, जिसमें भुगतान की गुरुवार को आखिरी तारीख थी। रिलायंस जियो ने लगभग 15,019 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। वहीं भारती एयरटेल ने 6,323 करोड़ रुपए चुकाए हैं और वोडाफोन आइडिया ने 574 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हालांकि कंपनियों ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। इस महीने की शुरुआत में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में 855.6 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए 77,800 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई गई थी। एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस जियो ने नीलामी में सबसे अधिक 57,122.65 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नेक्स्ट है कि 1 साल के भीतर टोल प्लाजा से मिलेगी निजात। देखिए, जैसा कि अभी जो कैशलेस किया गया है टोल प्लाजा जीपीएस सिस्टम के माध्यम से, तो उसको ही आगे बढ़ाकर 1 साल के अंदर जो कैश सेंटर हैं या फिर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगती है, इसको पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही गई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग 1 साल में टोल प्लाजा से फ्री हो जाएंगे। इसकी जगह सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लगाएगी। यह ऐलान सड़क परिवहन व राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में किया है। जाहिर है कि इसके बाद फास्टैग की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 643 टोल प्लाजा है और 15 फरवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले टोल की नई प्रणाली के बारे में बताते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पूरी तरह जीपीएस आधारित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा राजमार्गों पर चलने वाले लोगों को होगा। उन्हें सिर्फ उतना ही टोल देना होगा जितनी दूरी वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हैं, जबकि टोल प्लाजा पर सभी को समान टोल चुकाना पड़ता है, चाहे वह बीच से ही राजमार्ग पर आए हों। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये आर्टिकल एक तरफा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्मृति शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी की कलम से निस्तृत ये पंक्तियां लिखी गई थी कि पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे सतत ध्येय प्राप्ति हेतु साधना करने की शक्ति प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की सेवा करते हुए 4 वर्ष कैसे बीत गए, इसका क्षण भर भी आभास नहीं हो सका। विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ यह वही उत्तर प्रदेश है जहां महज 4 साल में 40 लाख परिवारों को आवास मिला, 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मिला, हर गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया और गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अंतर्राज्यीय संपर्क को भी सुदृढ़ किया गया। 5 एक्सप्रेस वे विकास को रफ्तार देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। हमें याद रखना होगा कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय मात्र 47,116 रुपये थी, आज 94,495 रुपये है, और यह परिवर्तन है। बदलते वातावरण का परिणाम है कि
आज निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश है। 4 साल के भीतर इज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर उठकर नंबर 2 पर आना कोई सरल कार्य नहीं था, पर हमने यह करके दिखाया है। हमारी सरकार इज ऑफ डूइंग पर लिविंग पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। वह देश की $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महान लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य का संधान करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास विश्वास का जो नारा लिया है, उस पर कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। बीते 4 वर्षों में प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो ज्योति प्रज्वलित हुई है, उसने हर सनातन आस्वस्थाना के हृदय को आलोकित किया है। श्री राम जन्मभूमि पर सकल आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास की सदियों पुरानी बहुप्रतीक्षित साधना 2020 में पूरी हुई। अयोध्या दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली और व्रज रंगोत्सव की सर्वत्र सराहना हुई है। आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों के प्रति हमारी समदर्शी भाव हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना आवश्यक, और यह आर्टिकल लिखा है इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने। कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक क्षेत्र को कुछ न कुछ समयानुकूल समाधान निकालने पड़े हैं। इसी कड़ी में शिक्षा क्षेत्र को ऑनलाइन शिक्षा जैसा माध्यम अपनाना पड़ा। चूंकि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी योजना का अहम पक्ष शिक्षा से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक बड़ी युवा आबादी भी है, तो ऐसा कोई विकल्प तलाशना बहुत आवश्यक था। ऑनलाइन शिक्षा संसाधन और इच्छा शक्ति दोनों की मांग करती है और भारत के इन दोनों ही मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री ई योजना के तहत 50 लाख विद्यालय और 50,000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों को डिजिटल बनाने की योजना बन चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा है कि दुनिया के सामने भारत एक मानक बन सकता है। यह अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी ऑनलाइन शिक्षा के साथ सुसंगत किया गया है। यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत अड़चनें हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन एलिमिनेशन अर्थात विलोपन के आधार पर होता है। विश्व व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही भारत की धाक जम सकती है। कई आंकड़े भारत के पक्ष में हैं। वह 2030 तक दुनिया में कामगार लोगों की सबसे बड़ी जमात भारत में होगी। भारत सरकार की योजना और सोच भी है कि 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानी GER के आंकड़ों को 50% तक पहुंचाना है, जो अभी 25% पर अटका हुआ है। विकसित दोनों में यह आंकड़ा 80 से 90% के बीच है। इस बीच अहम सवाल यही है कि क्या पारंपरिक शिक्षा के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों की दृष्टि से तो यह संभव नहीं लगता है। ऑनलाइन शिक्षा की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पहली चुनौती मानसिकता की है। पुराने और अनुभवी शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर विरोध की कतार में खड़े हो जाते हैं। उनकी सोच यह सब कुछ युवा पीढ़ी के लिए बना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सहज और सुलभ है। जरूरत मानसिकता को बदलने की है। जब एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति स्मार्टफोन से डिजिटल पैसे का लेन देन कर सकता है, तो एक अनुभवी व्यक्ति मल्टीमीडिया के प्रयोग से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का अंग क्यों नहीं बन सकता है। दूसरी चुनौती कंप्यूटर और इंटरनेट के अभाव की है। देश के कई हिस्से अभी तक इंटरनेट से पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं और कई हिस्सों में नेटवर्क की समस्या अभी भी कायम है। तमाम विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। तीसरी चुनौती ऑनलाइन शिक्षा की है। कई जगहों पर इसके लिए पर्याप्त संसाधन या आवश्यक तकनीक की कमी है। चौथी चुनौती भाषा की समस्या से जुड़ी है। ऑनलाइन शिक्षा को सुलभ और सहज बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। इसके लिए सामग्री तैयार करनी होगी। निसंदेह ऑनलाइन शिक्षा की राह में ये कुछ चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन उनके अनुपात में संभावनाएं कहीं अधिक हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राजमार्गों पर सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से संसद में की गई घोषणा एक बड़ी पहल है कि अगले 1 साल में देश के सभी टोल नाके खत्म कर दिए जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह काम गाड़ियों की GPS सिस्टम लगाकर किया जाएगा। इससे यातायात को सुगम बनाने में भी मदद मिलेगी और टोल नाकों पर जाम के चलते जो ईंधन बर्बाद होता है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा टोल टैक्स की चोरी पर भी लगाम लगेगी, लेकिन वाहनों में GPS सिस्टम लगाकर टोल टैक्स वसूलने की तकनीक बेहतर किस्म की
होनी चाहिए। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि अभी फास्टैग आधारित व्यवस्था बहुत प्रभावी नहीं है। यह ठीक है कि 90% से अधिक वाहन फास्टैग के जरिए टोल टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी टोल नाकों पर जाम की समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। कई बार फास्टैग की स्कैनिंग में अच्छा खासा समय लगता है। इससे इस तकनीक की उपयोगिता पर तो सवाल उठते ही हैं, सुगम यातायात का उद्देश्य भी अधूरा साबित होता है। नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज से है कि शरत सुतीर्था और मनिका को मिला ओलंपिक का टिकट। भारत के अनुभवी पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल और महिला खिलाड़ी सुतीर्था मुखर्जी ने इस साल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शरत ने गुरुवार को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान के रमीज मोहम्मद को मात देकर यह कोटा हासिल किया है। वहीं सुतीर्था ने दोहरा में एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हम वतन मनिका बत्रा को महिला सिंगल्स के मुकाबले में 4-2 से हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। हालांकि हार के बावजूद मनिका अपनी रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही हैं। तो ये आज का 19 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।